हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे पे। आज शुरुआत करते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर से। जो अपनी लेक्चर की सीरीज चल रही थी, अपन पढ़ रहे थे लाइट के बारे में। लाइट के बारे में हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के टाइप पढ़े थे, और फिर हम डिस्कस कर रहे थे मिरर के बारे में। उससे पहले हमारा जो पीछे वाला वीडियो था उसके अंदर एक कमेंट आया हुआ था कि जो ये लाइट के अंदर आपकी इंटेंसिटी, दूसरा फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ, तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जब आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ वो सेम रहती हैं, और जिसकी इंटेंसिटी है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो वो किस तरीके से, थोड़ा सा आपको देखो, वापस समझते हैं अपन कि जैसे ये आपका मिरर हो गया और यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये यहाँ से कोलाइड करके वापस रिफ्लेक्ट हो रही है सेम मीडियम में। तो जो इस इंसिडेंट रे की आपकी वेवलेंथ रहेगी, जैसे मान लो ये आपका 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ से आ रहा है इंसिडेंट रे, जैसे मान लो 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ से आ रही है, तो जब ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी ना, ये भी कितने से जाएगी, ये भी आपकी 500 नैनोमीटर से ही वापस ट्रेवल करेगी इस मीडियम में। इसी प्रकार जैसे मान लो अपन बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमने पढ़ा है वेलोसिटी के बारे में कि लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसमें, वैक्यूम में। तो जो इंसिडेंट की यदि आपकी वेलोसिटी मान लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो जो रिफ्लेक्टेड है उसकी भी क्या रहेगी, वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। इसी प्रकार जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। जितनी मान लो हर्ट्ज में आपकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रे की है उतनी रिफ्लेक्टेड रे की रहेगी। चेंज केवल क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पे इंटेंसिटी का, जो उसकी तीव्रता है, ठीक है ना। तीव्रता यानी कि जो उसकी एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसकी तपिश, वो कितना, यानी कि उसके अंदर आपकी हीट है, एक तरीके से हम बात करें तो वो क्या हो सकेगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद में कम या ज़्यादा हो सकती है, वो चेंज होगी। जबकि ये तीनों चीज़ हैं ये चेंज नहीं होगी। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, जहाँ पिछले लेक्चर में थोड़ा था मिरर, हम मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। मिरर में हमने डिस्कस किया था कि मिरर आपका दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर और आपका स्फेरिकल मिरर। फिर हमने प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो देखी थी। उसके बाद में तो आपका स्फेरिकल है, स्फेरिकल मिरर के हमने टाइप देखे थे। टाइप कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप, कॉनकेव और दूसरा क्या था आपका, कॉन्वेक्स। उसके बाद में हमने कॉनकेव देखा था कि कॉनकेव कौन सा होता है, कि यदि आपका आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दे और इनर सरफेस यदि आपका रिफ्लेक्शन का काम करे तो वो कौन सा था, कॉनकेव था। और यदि इनर सरफेस से पॉलिश कर दे और आउटर जो बाहर की सरफेस है वो रिफ्लेक्शन का काम करे तो वो था कॉन्वेक्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनके बारे में। सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अबाउट मिरर, या जो आपकी मिरर से रिलेटेड जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इसमें पोल। देखो पोल क्या होता है, अपना मिरर है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, मिरर का जो सेंटर पॉइंट रहेगा, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन पोल कहते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर। और इसको अपन डिनोट करते हैं जनरली पी से, इसको डिनोट किया जाता है। सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर वो क्या होगा, आपका पोल होगा। उसके बाद में दूसरा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपन लास्ट में एक साथ यानी कि एक डायग्राम से इन सारी डेफिनेशन को वापस से रिवाइज कर लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो क्या होता है कि अब हमने पढ़ा है अपना मिरर है वो किससे बना है, होलो स्फीयर से बना है। तो आपका जो होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है
उसके एक पार्ट को हमने कट किया और उसके इनर सरफेस या आउटर सरफेस में पॉलिश करके हमने इससे मिरर बनाया है। तो अब जो आपका होलो स्फीयर था, इस होलो स्फीयर का सेंटर, ठीक है ना, इस होलो स्फीयर का सेंटर जिसका कटा हुआ पार्ट है वो मिरर की तरह रिएक्ट कर रहा है, वो आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जैसे इसको अपन डिनोट करते हैं सी से, क्या है, होलो स्फीयर ऑफ सेंटर, यानी कि आपका होलो स्फीयर का जो सेंटर है और उसका जो कटेड पार्ट है वो रिएक्ट कर रहा है किसकी तरह, मिरर की तरह, तो वो होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में है थर्ड आपका प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अब ये आपका यहाँ पे मिरर हो गया, ये यहाँ पे इसमें पोल हो गया और यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से आपकी होकर जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो आपका क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि स्ट्रेट लाइन कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद में है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ सेंटर है, अब अपनी इस स्फीयर के अंदर बात करें तो इसका सेंटर हो गया और ये इसकी एक तरीके से सर्कमफ्रेंस हो गई, तो अब इसके बीच की जो डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और आपका पोल पी, उसके बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल के बीच की द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपकी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपन बात करें इनको हिंदी में बात करें तो देखो पोल को अपन हिंदी में कहते हैं ध्रुव, यानी कि ध्रुव क्या है, जो आपका दर्पण है उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कि जो आपका गोले का जो केंद्र जिसका कटा हुआ भाग किसकी तरह काम कर रहा है, दर्पण, जो आपका दर्पण की तरह काम कर रहा है, तो उसका जो केंद्र है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस को अपन हिंदी में कहते हैं मुख्य एक्स। तो मुख्य एक्स क्या होती है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और जो आपका ध्रुव है पी, इससे होकर जाने वाली जो सीधी रेखा है, मतलब कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाकर हमने ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा आपकी क्या होती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या क्या है, जो आपका ध्रुव पी और जो वक्रता केंद्र है सी उसके बीच की दूरी है वो आप क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु। देखो फोकल पॉइंट क्या होता है, जैसे ये आपका P हो गया, यहाँ पे C हो गया। जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रे आ रही है, मतलब कि जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य एक्सिस के समांतर प्रकाश की जो किरण आ रही है और वो रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से होकर के जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट, और इसको अपन डिनोट करते हैं F से। क्योंकि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल, अब जैसे ये यहाँ पे होगा तो C थोड़ा सा इधर हो जाएगा, कि जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है और वो रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से होकर के जा रही है वो आपका क्या कहलाता है, फोकल पॉइंट कहलाता है। उसको अपन कैपिटल F से डिनोट करते हैं। उसके बाद में फोकल लेंथ, हिंदी में कहते हैं इसको फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। अब फोकल लेंथ क्या होगी, जो आपका फोकल पॉइंट F और पोल P है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी, ये डिस्टेंस आपकी होगी फोकल लेंथ और इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल f से, फोकस दूरी। उसके बाद में एक और डेफिनेशन एपेचर, इसको हिंदी में कहते हैं द्वारक। एपेचर क्या होता है, जैसे देखो ये आपका मिरर है, अब मिरर का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा मिरर है जहाँ से आपकी रेज रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना, तो इसका जो ये सीधा डायमीटर है, यानी कि जहाँ तक आपकी रेज आ सकती है, जैसे मान लो हमने बोल दिया इसको ये NPM हो गया, तो जिस पार्ट में आपकी रेज रिफ्लेक्ट हो सकती है तो वो क्या होगा आपका, वो अपेचर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा NPM, ये आपका क्या हो गया, अपेचर हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं अपन द्वारक। अब ब्रीफली अपन इनको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ी है।
और देखो एक फोकल, जो आपने फोकल पॉइंट की डेफिनेशन देखी थी ना, फोकल पॉइंट की डेफिनेशन दोनों मिरर के लिए थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे मान लो कि आपने कॉनकेव के लिए देखी थी और कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए आप थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अलग कैसे होगी कि यहाँ पे ये अपना सी हो गया और ये यहाँ पे एफ था, तो एफ की डेफिनेशन क्या थी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रे आ रही है और वो रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब क्या है, तो हमने एक दिन पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो आपकी वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, अब जहाँ रियल इमेज बनती है वहाँ तो क्या होता है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं डायरेक्टली चली जाती हैं, लेकिन वर्चुअल जहाँ इमेज आपकी रहती हैं, जैसे देखो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए अपन बात करें तो इसके अभी सेंटर वगैरह वही साइड में होंगे, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी पहले तो फोकल पॉइंट आ गया और फिर बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे इसका सी आ गया। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जो रे आ रही है, अब इधर से तो ये रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने इधर पॉलिश कर दी, तो ये वापस यहाँ से ऐसे चली जाएगी और अपने को फोकल पॉइंट एफ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, एक तरीके से फील हो रही है कि यहाँ से ये एक्चुअल वास्तव यानी कि वास्तव में नहीं जा रही है, कि ऐसे जा सकती हैं। तो इसकी अपन बात करें फोकल पॉइंट की, तो क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रे आ रही है और वो रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, तो वो क्या है आपका, वो आपका फोकल पॉइंट कहलाता है। अब देखो अपन इस डायग्राम से इनको समझते हैं सारी चीजों को। ये मिरर है, मिरर का सेंटर पॉइंट क्या होगा, पोल, तो ये पोल हो गया। फिर इसका होलोस्फीयर का सेंटर था, वो क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। फिर प्रिंसिपल एक्सिस थी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन, तो ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। उसके बाद में फोकल पॉइंट, तो फोकल पॉइंट क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आ रही है और वो रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से जा रही है, तो वो आपका क्या होता है, फोकल पॉइंट। ये फोकल पॉइंट हो गया। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सी और पी के बीच की डिस्टेंस, तो इसे सी और पी के बीच की ये जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ तक, ये आपकी हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, एफ और पी के बीच की डिस्टेंस, तो ये आपकी फोकल लेंथ। और जो अपेचर आपका है वो जैसे यहाँ एन डिनोट कर दिया, एन पी एम, ये क्या हो गया आपका अपेचर हो गया। तो इस एक डायग्राम से हम सारी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। उसके बाद में देखो जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है उसके अंदर जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, यानी 10th के एग्जाम में भी हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी जैसे एक आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको सीधा मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, आर एंड एफ फोकल लेंथ, कि जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इस रिलेशन को आप सीधा याद रख सकते हो, हालांकि इसको डिराइव भी कर सकते हैं अपन, लेकिन आप इसको सीधा याद रख सकते हो, एग्जाम में से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछाता है सीधा। तो ये क्या होता है कि जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। कैसे, देखो थोड़ा सा समझते हैं अपन वापस डायग्राम से। कि यहाँ से यहाँ तक ये सी से पी तक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और ये एफ से पी तक क्या है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इस फोकल लेंथ की डबल होगी। इसका मतलब कि जो आपका एफ और पी और सी और एफ इसके बीच जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल होगी यहाँ पे, मतलब कि सी एफ इज इक्वल क्या होगा, एफ पी होगा। अब ये दोनों इक्वल है तो ये एफ ये एफ, अब देखो अपन आर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर को अपन लिख सकते हैं आर इज इक्वल सी पी, और सी पी को अपन क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस एफ पी। अब सी एफ और एफ पी इक्वल है, इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं, सी एफ और एफ पी इक्वल है, दोनों को हमने लिख लिया एफ प्लस एफ इज इक्वल आर, और आर इज इक्वल यहाँ से क्या हो गया 2f। तो जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती हैं, या अपन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। तो यहाँ से ऐसे समझा जाता है कि जैसे मान लो किसी भी आपको स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 14 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, तो वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं 14 में 2 का डिवाइड करके, और वो कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर।
तो इस प्रकार हमने रिलेशन इसके बीच में देखा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो आपका स्फेरिकल मिरर है उससे रिलेटेड जो इमेज फॉर्मेशन है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स से जो अपन इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जो आपका आगे मिरर फॉर्मूला है तो वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास में आपके कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार बने हुए हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स, बाय बाय।